गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं जितेंद्र सर और साइंस मस्ती चैनल पे मैं स्वागत करता हूँ। आज मैं मैथ का सबसे फर्स्ट वीडियो मतलब क्षेत्रमिति डालने जा रहे हैं। क्षेत्रमिति पढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ पे क्षेत्रमिति के बारे में डीपली, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। क्षेत्रमिति किसे कहेंगे? ठीक है, क्षेत्रमिति यहाँ अगर लिखते हैं हम लोग तो क्षेत्र प्लस मिति, क्षेत्र प्लस मिति। क्षेत्र का मतलब ये आप लोग भी समझते होंगे कि अंग्रेजी में इसको एरिया कहते हैं। अगर एरिया बोल दिए तो सब लोग को समझ में आ जाता है। और मिति का मतलब होता है माप। क्या होता है? माप। क्षेत्र का मतलब फैला हुआ क्षेत्र, जैसे आसपास के हम लोग क्षेत्र बोलते हैं। अगर अंग्रेजी में बोलते हैं एरिया तो सबको लगता है कि हाँ एरिया, एरिया का मतलब समझ जाते हैं। तो क्षेत्र प्लस मिति, क्षेत्र मिति का संधि विच्छेद क्या हो गया? क्षेत्र प्लस मिति। क्षेत्र माने भाग और एरिया मतलब क्षेत्र मतलब भाग और मिति मतलब माप। क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति में सबसे पहले डेफिनेशन ये होती है कि जिस मैथमेटिक्स से या जिस गणितीय शास्त्र से क्षेत्र के बारे में सही सही माप किया जाता है, उसी को क्षेत्रमिति कहते हैं। अगर क्षेत्रमिति में सबसे पहला पॉइंट हम दूसरी शब्दों में बोलना चाहें तो क्षेत्रमिति शॉर्ट रूप में बोला जाता है कि एरिया का मापने का एक सटीक तरीका। ठीक है, तो क्षेत्रमिति किसको बोलेंगे? गणित शास्त्र का वह शाखा जिसके अंतर्गत क्षेत्र की माप किया जाता है। क्षेत्र की माप किया जाता है, उसे क्षेत्रमिति कहते हैं। क्षेत्रमिति कहते हैं। क्षेत्र प्लस मिति मतलब छोटे से शब्दों में ये समझ लीजिए कि क्षेत्र का जो माप होगा उसी को हम क्षेत्रमिति बोलेंगे। तो इसमें सबसे पहला हम आते हैं वृत्त। क्या आते हैं? वृत्त से शुरू करते हैं। ज्यामितीय सतह से कहने का मतलब ये हुआ, पहला इसको हम वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। वृत्त में क्या हुआ कि क्षेत्र को एक ज्यामितीय सतह से चारों ओर से घिरा हुआ भाग को, क्षेत्र के एक ज्यामितीय सतह से चारों ओर से घिरा हुआ भाग को वृत्त कहेंगे। वृत्त में एक ही व्यास होती है। वृत्त में एक ही व्यास होती है। और अगर इसमें हम बात करते हैं त्रिज्या के, तो त्रिज्या भी अनंत हो जाएगी। एक वृत्त में कितने त्रिज्या खींचे जा सकते हैं? तो अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है। एक वृत्त में कितने त्रिज्या खींचे जा सकते हैं? तो अनंत त्रिज्या। कहने का मतलब यह हुआ कि परिधि से व्यास को मिलाने वाली रेखा को, परिधि से व्यास को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। अगर सीधा और दूसरा फिगर में समझेंगे तो परिधि से हम हाफ बिंदु माने मूल बिंदु से परिधि को अगर आधी भाग में मिलाते हैं तो ये त्रिज्या हो जाती है। ये क्या हो जाती है? त्रिज्या हो जाती है। ठीक है, वृत्त में त्रिज्या हो गया। और यहाँ से यहाँ अगर पूरा ये चक्र लगा लेते हैं तो हम इसको परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। मतलब ज्यामितीय सतह से चारों ओर से घिरा हुआ भाग को वृत्त कहेंगे। अगर वृत्त एक पूर्ण चक्र लगा लेता है, बिंदु ए से पुनः बिंदु ए आ जाती है, तो उसे परिधि कहेंगे। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि सामान्य सूत्र, सबसे पहला पॉइंट कि वृत्त का
वृत्त की परिधि क्या होना चाहिए, परिधि, वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा 2πr, 2πr। दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि अच्छा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो πr², πr²। तीसरा हो जाएगा वृत्त का वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो व्यास बटा 2, व्यास बटा 2, ठीक है। और चौथा फार्मूला हमारा निकल के आता है कि वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या होती है। अब दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे, सबसे पहला पॉइंट वृत्त में हम बताएं कि कहीं से भी खींचेंगे तो व्यास एक ही व्यास ले सकते हैं। व्यास के मामले में परिधि से मूल बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। मूल बिंदु ये हो गया, अगर यहाँ से मिलाते हैं तो ये आधी मिलेगा तो त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो व्यास, ठीक है। तो एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं हो सकती है, ठीक है। और कहने का मतलब अगर परिधि कोई पूछे तो परिधि क्या है, हम समझा दिए एक पॉइंट लेकर के कि बिंदु ए से पुनः चक्रण करते हुए बिंदु ए पर ही मिलेंगे तो वह वृत्त की परिधि कहलाएगा, ठीक है। और परिधि से मूल बिंदु तक मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। ये हमारा त्रिज्या है, ये हमारा त्रिज्या है। यहाँ तक दोस्तों उम्मीद करते होंगे कि यहाँ तक समझ गए होंगे। और अगला चैप्टर जिससे हम चलते हैं यानी आयत, इसके बाद वृत्त के बाद सबसे पहले हम त्रिभुज देख लेते हैं। इसके बाद त्रिभुज यानी क्षेत्रमिति में ही त्रिभुज है, क्षेत्रमिति में त्रिभुज है। यहां से त्रिभुज देखेंगे। त्रिभुज का ही डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। कहने का मतलब ज्यामितीय सतह से 3 दिशाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को, ज्यामितीय सतह से 3 दिशाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। माना कि भुजा ए बी सी है, जिसमें ए बी एक भुजा और बी सी एक भुजा और ए सी एक भुजा। अब बात आती है कि सर इंटरनल एंगल क्या होना चाहिए, इंटरनल एंगल क्या होना चाहिए किसी भी त्रिभुज को। अभी हम पर्सनल त्रिभुज की बात नहीं कर रहे हैं। पर्सनल त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों को योग, मतलब हम ये जानते हैं, सबसे पहला त्रिभुज का डेफिनेशन बता रहे हैं। त्रिभुज किसको कहेंगे, 3 दिशाओं से 3 ज्यामितीय सतह, क्या बोलेंगे, ज्यामितीय सतह से घिरा हुआ भाग को त्रिभुज किसको बोलेंगे, 3 ज्यामितीय सतह से घिरा हुआ भाग को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, आई रिपीट। त्रिभुज किसे कहेंगे, तो 3 ज्यामितीय सतह से घिरे हुए भाग को त्रिभुज कहते हैं। जैसे अगर हम ज्यामितीय सतह बोल रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये हुआ 3 भाग कौन कौन हुआ, तो यहाँ से ए बी 1 भाग 1 स्टेप, बी सी 1 सेकेंड स्टेप, ए सी 3rd स्टेप। ये ज्यामितीय सतह मतलब ज्यामितीय सतह में आप लोग भी पढ़े होंगे कि बी सी ए सी एक
अगर एक बिंदु दूसरे बिंदु से रिलेट होती है तो वो ज्यामिति में आ जाता है। ठीक है, तो तीन ज्यामितीय सतह से घिरा हुआ भाग को त्रिभुज कहते हैं। अब आते हैं कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग। त्रिभुज के आंतरिक मतलब अंदर वाला, आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? कोणों का योग बराबर, यानी लिखने का तरीका बता दे रहा है कि कोण ए, इसको क्या पढ़ेंगे? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री है। 180 डिग्री होती है। ये किसी भी त्रिभुज के लिए मान्य है, चाहे कोई भी हो, आइसोसेलेस हो, सब बाहु कुछ भी हो, सब में ये क्या है? तीनों के लिए मान्य है। ऐसे हम त्रिभुज का प्रकार भी बताते हैं। त्रिभुज निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। त्रिभुज निम्न प्रकार के होते हैं, जो ध्यान दीजिए। सबसे पहला त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। पहला क्या है? समकोण त्रिभुज। यहां से ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे? समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे? फिगर में ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तीन ज्यामितीय सतह से घिरा हुआ क्षेत्र, वैसा क्षेत्र जिसका एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तीन ज्यामितीय सतह से घिरा हुआ वैसा क्षेत्र जिसका एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। एनी हो, किसी भी कीमत में 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, तभी वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया से लिखना जरूरी है। ठीक है, समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे? तीन ज्यामितीय सतह से घिरे हुए वैसा क्षेत्र जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अगर ये 90 डिग्री का नहीं होगा तो समकोण नहीं होगा, समकोण त्रिभुज नहीं कहलाएगा। दिमाग में ये बैठा लीजिएगा कि जब भी यहाँ 90 डिग्री कोण होगा तभी ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा, नहीं तो समकोण त्रिभुज नहीं है। दूसरा आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। अब इस त्रिभुज का फिगर ध्यान से देखिएगा। ये त्रिभुज इस तरह से बनाना है और इस तरह से बनाइए और ये कोण बड़ा कर दीजिए। मतलब ए बी सी इसके बराबर ये होता है, और ये कर्ण की भुजा हमेशा बड़ी होती है। आप लोग भी जानते होंगे, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं और इसको कर्ण बोलते हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है कि तीन ज्यामितीय सतह से घिरा हुआ वैसा क्षेत्र जिसकी मिनिमम दो भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। अगर हम इसको ए माने हैं तो यह ऑटोमेटिक ए हो जाएगा, यानी ए तो ए, और कर्ण की भुजा हमेशा बड़ी होगी। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? वैसा त्रिभुज जो तीन ज्यामितीय सतह से घिरा हुआ हो, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो तथा कर्ण की भुजा बड़ी हो या छोटी भी हो सकता है, ये कोई मैटर नहीं करता है, बट इन दोनों का मान से इसकी भुजा कम होनी चाहिए, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तीन ज्यामितीय सतह से घिरा हुआ वैसा भाग जो दो भुजा आपस में बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अगला आते हैं समबाहु त्रिभुज। ध्यान से देखिएगा कि समबाहु त्रिभुज यहाँ लिख दे रहे हैं, थर्ड पॉइंट है ये। समबाहु
बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे? कहने का मतलब ये हुआ, ये थोड़ा सा और सीधा कर लेंगे, यहाँ से मिलाने के बाद ए बी और सी, ये कोण बराबर ये कोण बराबर ये भुजा आपस में बराबर होती है, कोण नहीं। कहने का मतलब ये हुआ, इस भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, यानी ऐसे लिखेंगे मैथमेटिकल रूल से, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तीनों भुजा आपस में बराबर होती है। समबाहु में प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री का होता है। समबाहु के प्रत्येक कोण की मान कितनी होती है? 60 डिग्री। कौन सा कोण? तो अंततः कोण, आंतरिक कोण की बात किया जा रहा है। किसका? आंतरिक कोण का कितना हो रहा है? तो 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो। क्या कहेंगे? कि वैसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब आते हैं फॉर्मूला पे। सबसे बेस्ट चीज है यह फॉर्मूला। त्रिभुज में त्रिभुज का प्रॉपर्टी समझिए, त्रिभुज का सूत्र समझिए। सूत्र यहाँ किसका है? त्रिभुज का सूत्र है। सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। इसमें एक को हम छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें आप लोग को दिखाया जाएगा। इसको बोलते हैं आधार, ठीक है। यहाँ से ऊंचाई मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है। लंब, आधार और कर्ण, बीच में जो डाला गया लंब है उसे हम क्या बोलेंगे? ऊंचाई बोलेंगे। तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या? 1/2 गुने बेस गुने हाइट, बेस गुने हाइट। दूसरा चीज है त्रिभुज की परिमिति, परिमिति बराबर, साफ में यह लिख देंगे कि तीनों भुजाओं का जोड़, तीनों भुजाओं का जोड़। यानी क्या? तो ध्यान से देखिए, ये ए बी सी है, तो परिमिति में क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी, शॉर्ट में पी बराबर क्या लिखेंगे? ए प्लस बी प्लस सी। ये त्रिभुज की परिमिति हो गई। तीसरा फार्मूला है, तीसरा फार्मूला यह है कि किसी भी त्रिभुज में तीन भुजा, मतलब ए बी सी, इसको बोलते हैं लंब, आधार और कर्ण। तो कर्ण के लिए फॉर्मूला स्पेशल हमारा क्या है? कर्ण बराबर अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार, इतना में आधार समझ जाइएगा, आधार के स्क्वायर, ठीक है। दो भुजा मालूम रहने पे तीसरी भुजा इस सूत्र से निकाला जा सकता है, ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं, चौथा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो 1/4 गुणा कर्ण के स्क्वायर। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एरिया बराबर 1/4 गुणे हाइपोटेनस के स्क्वायर। ये बहुत मजेदार फॉर्मूला है, जिसके अगर ये नहीं पता रहेगा तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। आगे आते हैं इसका
अगला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो यहाँ से हो जाएगा √3/4 गुना में भुजा स्क्वायर, ठीक है। और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू sin 60 डिग्री। ये बहुत ही लाजवाब है, इसके बगैर कोई भी चाप वाला नहीं बनेगा। यानी यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो चुका है त्रिभुज का। अब हम आगे चलते हैं इसका आयत का। यानी कि रेक्टेंगल का यानी कि आयत का। आयत, अब यहाँ से डिफिनेशन में हम आते हैं कि आयत कहेंगे किसको। तो वहां तक हम लोग चल रहे थे कि 3 दिशाओं से घिर रहा था, 3 ज्यामितीय सतह से घिर रहे थे, लेकिन यहाँ पे है कि 4 ज्यामितीय सतह से घिरा हुआ वैसा भाग जिसकी प्रत्येक कोण ध्यान से देखिएगा कि जिसकी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। एक आयत में 4 समकोण होते हैं, ध्यान से समझिए कि 4 दिशाओं से माने 4 ज्यामितीय सतह से घिरा हुआ ऐसा सतह, 4 ज्यामितीय सतह से घिरा हुआ वैसा भाग जिसकी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम आयत कहेंगे। आयत में 2 ही विकर्ण होते हैं, इससे ज्यादा विकर्ण नहीं होंगे। आयत में कितने विकर्ण होते हैं? तो 2 विकर्ण होते हैं। और यूनिक पॉइंट लिख दे रहे हैं कि आयत में 2 विकर्ण होते हैं। आयत में 2 विकर्ण होते हैं। आयत में कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। इनके प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। आयत के आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है। मूल पॉइंट क्या निकल के आया कि आयत के आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री का होता है। अब यहाँ से आयत में लंबाई, इसको बोलेंगे लंबाई, और ये चौड़ाई, क्या बोलेंगे? चौड़ाई। इसको L से डिनोट करेंगे, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई। अब यहाँ से हमको निकल के आता है कि सर आयत का फॉर्मूला क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुना में चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई A हो गया और चौड़ाई ये वाला भाग हो गया। आयत में यहाँ थोड़ा सा पॉइंट, लंबाई ग्रेटर देन चौड़ाई, मतलब चौड़ाई से हमेशा लंबाई बड़ा होगा। यहाँ से समझ लीजिएगा कि लंबाई ग्रेटर देन चौड़ाई यानी L ग्रेटर देन B, लेंथ ग्रेटर देन ब्रेथ। कहने का मतलब ये हुआ कि चौड़ाई जब भी होगा तो आयत की बड़ी होगी। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आयत में सबसे बड़ी भुजा का नाम बताइए, तो बड़ी एंगल या बड़ी भुजा का नाम क्या हो गया? तो लंबाई, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से हम लोग आते हैं कि आयत में 2 विकर्ण है, तो सर विकर्ण कैसे निकलेगा? तो आयत का विकर्ण बराबर निकालना है
यानी ये विकर्ण जैसे नाम दे रहे हैं ए बी सी डी, अगर हम ए बी विकर्ण निकाले या ए सी विकर्ण निकाले तो उसके लिए फॉर्मूला है लंबाई ठीक है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर यानी इसका रूट ओवर। आयत में लंबाई, आयत का विकर्ण क्या करेंगे, लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर के रूट ओवर। ठीक है, दूसरा चीज है परिमिति, पेरीमीटर जिसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब आयत की परिमिति, आयत की परिमिति बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, लंबाई ये भी है, लंबाई ये भी है, चौड़ाई भी ये भी है और ये भी है। ठीक है, परिमिति आया कहाँ से, सबसे पहले समझाते हैं, L प्लस एल, B प्लस डी। अब यहाँ से देखिए L L 2L हो जाएगा, B B 2B हो जाएगा। अब यही क्या है कि दो हम अगर कॉमन लेते हैं तो L प्लस B, इसी को हम लिखते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हम आगे चलते हैं, आयत की परिमिति हो गया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब कुछ लोगों का एक बनाया हुआ फार्मूला ध्यान से समझिएगा कि आयत की चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई बराबर, देखिए यहाँ से मेरा फार्मूला ला के हम लिख चुके हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो चौड़ाई अगर निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल बटा लंबाई हो जाएगा, क्षेत्रफल बटा लंबाई। ठीक है, क्षेत्रफल बटा लंबाई। और पांचवा पॉइंट आता है कि सर आयत का अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहे कि नहीं लंबाई हम निकालना है, तो लंबाई, आयत की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल, जिसको निकालिए उसको ऊपर और जिसको नहीं दिया हुआ है उसको नीचे, क्षेत्रफल से भाग करना। फिर से ध्यान सुनिए कि जिसको अगर निकालना है उसको ऊपर और जो दिया हुआ है वो क्षेत्रफल के नीचे, क्षेत्रफल के नीचे, यानी लंबाई निकालना है। ठीक है, तो लंबाई को हम ऊपर कर दिए और दिया हुआ रहेगा क्या, तो चौड़ाई। शॉर्ट में ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक मेरा बच रहा है, इसके बाद वर्ग। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम वर्ग बता दे रहे हैं। ये क्षेत्रमिति का ही भाग है जो हम इम्पोर्टेंट बता दे रहे हैं। ठीक है, वर्ग, वर्ग में भी क्या होती है, 4 ज्यामितीय सतह होते हैं। कितने ज्यामितीय सतह होते हैं, तो 4 ज्यामितीय सतह। कौन कौन, तो ए बी सी डी। वर्ग किसको कहेंगे, तो 4 ज्यामितीय सतह से घिरा हुआ वैसा भाग जिनकी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, जिनके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और आपस में प्रत्येक भुजा बराबर होना चाहिए। आपस में प्रत्येक भुजा बराबर हो, उसे क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। मतलब यहाँ समझ लीजिए कि ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर ए डी, ये चारों भुजा आपस में बराबर है। अगर हम ए माने तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, आपस में सभी भुजा बराबर हो, उसे क्या कहेंगे, वर्ग। और वर्ग सीधी सी भाषा में ये बोलेंगे कि चारों दिशाओं से घिरा हुआ ऐसा क्षेत्र जिसकी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तथा प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो, उसे वर्ग कहते हैं। अब आते हैं इसका फॉर्मूला पे, यानी सूत्र पे। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सर इसमें तो निकाल रहे थे मैंने वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिएगा, इसको भुजा बोलते हैं और ए भी माने हैं हम। ये भुजा अगर ए माने तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी चारों भुजा आपस में
बराबर होती है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, भुजा के वर्ग, ऐसे बोलेंगे भुजा के वर्ग, या दूसरा रूप में एरिया बराबर ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला ये है कि वर्ग की परिमिति, वर्ग की परिमिति, वर्ग की परिमिति बराबर क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा परिमिति में भी सिस्टम क्या है, यहाँ जब हम a माने तो a जोड़ दीजिए, b है a है तो a जोड़ दीजिए, फिर कितना है a, फिर कितना है a, तो 1 2 3 4, यानी कितना हो गया 4, और a है तो a का गुणांक, यानी कहने का मतलब वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुने भुजा, इसी को हम क्या लिख देते हैं 4 गुने भुजा, यानी 4a, 4a, p बराबर 4a, वर्ग की परिमिति बराबर। अच्छा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो वर्ग में भी दो विकर्ण होते हैं, वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं, और वर्ग और आयत दोनों में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, क्या करती है, समद्विभाजित मतलब बराबर बराबर भागों में बांट देती है, क्या करती है, बांट देती है, बीच में ये विभाजन हो जाता है, चाहे वर्ग हो या आयत हो, विकर्ण एक दूसरे को आधे आधे भाग पे बांट देती है, आधे आधे भाग पे क्या होती है, मूल बिंदु से बांट देती है। तो वर्ग में दो विकर्ण होते हैं, और वर्ग का भी विकर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला है, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा, ठीक है। वर्ग का विकर्ण डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, √2a, ठीक है। वर्ग की परिमिति, वर्ग की भुजा और वर्ग का क्षेत्रफल, ये तीन फॉर्मूला सम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एक आपका लास्ट बच रहा है त्रिभुज में हीरोइन सूत्र, जो स्टार लगा के लिख लीजिएगा कि किसी भी दिए गए त्रिभुज का भुजा अगर आपस में बराबर नहीं हो, जैसे देख लीजिए ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये आपस में बराबर नहीं है, अगर ये 2 है तो ये 18 है और ये 3 है, कोई आपस में भुजा बराबर नहीं रहती है, तब हम क्या लगाते हैं, हीरोइन सूत्र, यानी कि अर्ध परिमाप जिसको एस से सूचित करते हैं, यानी इसको हम मान ले ए बी सी, तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, ये अर्ध परिमिति होती है, क्या होती है, अर्ध परिमाप, ठीक है। और एक आता है क्षेत्रफल हीरोइन सूत्र से, हीरोइन सूत्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। ये तीनों प्रकार से लेकर के चलते हैं, और क्षेत्रमिति लगभग में आज यहाँ तक फॉर्मूला क्लियर किए हैं, और इसका मैथ बनाने की कोशिश कीजिएगा, और नेक्स्ट टाइम इसका फिर हम देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल द बेस्ट।